नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारी ये 12th क्लास के लिए हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी। जो आपका सिस्टम प्रश्न पत्र एक होता है कृषि सस्य विज्ञान वाला, कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी सिस्टम प्रश्न पत्र जो होता है आपके लिए, उसकी ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। ठीक है, और आप लोग लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि और आपके साथ वाले लोग पढ़ने आ जाएं। ठीक है, फिर हम अपना क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में क्या क्या रहेगा, तो ये केवल एक ही क्लास होगी आपकी एग्रोनॉमी की, केवल एक क्लास होगी यही वाली। चाहे 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, आपके लिए केवल एक ही क्लास यही रहेगी। इस जो हमारी ये क्लास कर लेगा वो 50 नंबर के लिए, 50 में 50 लाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जितना हम आपको यहाँ पे पढ़ाएं आपको वो सब कुछ पढ़ना है, तो आप लोग 50 में पूरे 50 आएंगे। ठीक है, 49 भी नहीं, केवल 50 में पूरे 50 नंबर आपके आ सकते हैं, आप लोग अगर यहाँ से सही से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जिससे कि बीच में आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। कॉपी पेन ले करके यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग। अब सबसे पहले आप लोगों को इसका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सिलेबस यहाँ पे देखेंगे आप लोग। सिलेबस क्या है इसका, 50 नंबर आपके कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो 50 नंबर हैं वो आपके कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले सिंचाई तथा जल निकास, इसके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंचाई तथा जल निकास आप लोग ऐसा ही लिख लीजिए। वैसे इसका PDF हम जो लोगों ने अपना ग्रुप बना लिए हैं उस ग्रुप में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग अपने कॉलेज के स्टूडेंट के मिला करके एक ग्रुप बनाएंगे, तो कुछ लोगों ने बना लिया है और उस ग्रुप में हम भी ऐड हो गए हैं। तो ये इसका जो हम इस क्लास को पढ़ाएंगे उसका PDF हम उन्हीं ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन तब भी आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो हम आपको समझाएंगे। जैसे सिंचाई तथा जल निकास, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वो अभी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंचाई तथा जल निकास इसके आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सिंचाई की प्रणालियाँ एवं विधियाँ, इसके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और सिंचाई जल की माप, इसके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जल निकास की आवश्यकता, 5 नंबर के क्वेश्चन। देवी आपदाएं जो होती हैं, इसके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा पोर्शन इसमें ये वाला है, फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कम से कम 20 नंबर के आपके इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसमें से फिक्स है। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है 6 नंबर वाला, एक इसमें से फिक्स है। तो अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें सिंचाई तथा जल निकास की। ठीक है, एक एक करके ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग हेडिंग डालेंगे पहले, सिंचाई तथा जल निकास। ठीक है, सिंचाई तथा जल निकास। ठीक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, सिंचाई के लाभ क्या हैं। ठीक है, सिंचाई के लाभ तो सभी लोगों को पता होगा ना, सिंचाई नहीं करेंगे तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है ये आना चाहिए, सिंचाई के लाभ क्या हैं ये आना चाहिए। ठीक है, जल निकास क्या होता है ये आना चाहिए, जल निकास के लाभ क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। मतलब सिंचाई क्या है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, और सिंचाई करने के क्या क्या लाभ हैं। 3 क्वेश्चन ये। जल निकास क्या है, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, और जल निकास के लाभ क्या हैं। मतलब 6 क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा सिंचाई क्या है। ठीक है, सिंचाई क्या है, तो फसलों को कृत्रिम कृत्रिम विधि द्वारा पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, जो कृत्रिम द्वारा मतलब हम लोगों के द्वारा पानी देना फसलों को क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई के लाभ क्या क्या हैं,
तो सिंचाई के लाभ तो आप लोगों को भी पता होगा, सिंचाई हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होगा, फसल जीवित ही नहीं रहेगी, जिससे कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, जिससे कि हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोगों को के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसके लाभ और हानि लिख सकते हैं, सिंचाई के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। सिंचाई के लाभ क्या क्या हो जाएंगे, तो बिना जो सिंचाई के लाभ क्या हो जाएंगे, सिंचाई के लाभ सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमने क्रॉप उगाई है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा सिंचाई के द्वारा, ठीक है। जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो हम लोगों का भी पेट भर जाएगा। मतलब जैसे हमने गेहूँ बोया, गेहूँ की हम सिंचाई ना करें तो हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना होता है, और पेपर में कैसे लिखेंगे आप लोग, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया सिंचाई के लाभ लिखिए, ठीक है। सिंचाई के लाभ क्या हैं, तो पहला पॉइंट आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं निबंध की तरह लिखते चले जाते हैं, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया तो वो यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर जब तक लाइन नहीं भरेगी तब तक वो फिर दोबारा दूसरी लाइन में। ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को लिखना है जैसे एक पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। यहाँ मान लो पॉइंट ख़त्म हो गया तो आपको दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू करना है। पॉइंट वाइज आप लोग लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन वो अगला पॉइंट यहीं से शुरू कर देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे अंक नहीं देता है आप लोगों को। तो आप लोगों को पॉइंट वाइज हर एक क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। अब जल निकास क्या होता है और जल निकास के लाभ क्या क्या हैं। जल निकास मतलब कहीं पे भी अगर ज़्यादा जल भर गया है किसी क्रॉप में, उसको निकालना ही जल निकास कहलाता है, ठीक है। जल निकास के लाभ क्या हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं। जल निकास अगर नहीं होगा तो हम भूमि हमारी अम्लीय हो सकती है, वो अम्लीय होने से बचेगी, ठीक है। और हमारी जो क्रॉप होगी वो ख़राब हो सकती है, उसकी जड़ों में ज़्यादा दिन तक पानी रहेगा जिससे उसकी जड़ सड़ जाएंगी, जिससे हमारी क्रॉप भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये सारे इसके लाभ हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होंगे, ठीक है। अब सिंचाई की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सिंचाई, आपको 4 तरह की हम सिंचाई पढ़ाएंगे, ठीक है। सिंचाई आपको 4 तरह की पढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इन 4 तरह की जो सिंचाई आपको पढ़ाएंगे उन्हीं में से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन आपके सिंचाई और उससे है ना, सिंचाई की विधियाँ से, तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको भी पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। एक होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बौछारी सिंचाई, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। आगे लिख लेंगे आप लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक। इसको हिंदी में लिखते हैं हम बौछारी, ठीक है, बौछारी। आप लोग लिख लीजिए सही सही यहाँ पे, बौछारी सिंचाई, ठीक है, बौछारी सिंचाई, ये आप लोग लिख लिए होंगे। अब बौछारी सिंचाई के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि बौछारी सिंचाई क्या है, इसके लाभ लिखिए, इसकी हानियाँ लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बौछारी सिंचाई में, ठीक है। तो बौछारी सिंचाई क्या होती है, जो पौधों को, ठीक है, बौछार के रूप में सिंचाई करना ही बौछारी सिंचाई कहलाती है, ठीक। इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। बौछार के रूप में मतलब जैसे कि इसको पानी कहाँ से मिलेगा, तो इसको पानी ऊपर से मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से बौछार, इसके बौछार के रूप में सिंचाई होगी, ठीक है। जैसे बारिश नहीं होती है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा, इसका ज़्यादातर प्रयोग आपका महाराष्ट्र वगैरह में होता है, ठीक है। तो ऊपर से सिंचाई की जाती है इसमें, जिससे इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। कोई फसल नीचे है यहाँ पे तो उसको प्रॉपर मतलब बराबर सब पूरे हर एक पौधे को बराबर पानी मिल जाता है इससे, ठीक है। ये इसके लाभ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लाभ क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बौछार के रूप में सिंचाई करना बौछारी सिंचाई होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके महाराष्ट्र में यूज होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में ये ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इस विधि से प्रॉपर इसके लाभ में आ जाएंगे तो प्रॉपर सब हर एक जगह पे पानी लग जाता है फील्ड में, ठीक है। और क्या लाभ हो सकते हैं, जब कोई अगर ऊंची नीची भूमि है, ऊंची नीची भूमि होने पर भी इसमें अच्छे से सिंचाई हो जाती है। अगर आप लोग फ्लड इरीगेशन करेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे फ्लड इरीगेशन, बाढ़ सिंचाई क्या होती है, अगर उसमें आप लोग इरीगेशन करेंगे
तो क्या होगा, उसमें कहीं कहीं पे जहाँ पे नीची जगह होगी वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, जहाँ ऊंची जगह होगी वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये उसके नुकसान है, ठीक है, ये इसके फायदे हो गए, ठीक है। मतलब ऊंची नीची भूमियों पर भी स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, ठीक। आप लोग इसको जब आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन आए तो अच्छा सा फिगर बनाएंगे, यहाँ से जैसे हमने बनाया है ऊपर से सिंचाई हो रही है, ठीक है। नीचे अपना एक फील्ड बना देंगे ऐसा कोई, ठीक, इसमें आपके पौधे लगे होंगे, तो इससे एग्जामिनर अच्छे नंबर आपको देगा, ठीक है। इस विधि में पानी भूमि की ऊपरी सतह पर वर्षा की तरह बूंद बूंद से गिरता है, ठीक है, वर्षा की तरह बूंद बूंद के रूप में गिरता है, ठीक। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में लोहे या रबर के पाइप जो होते हैं वो ज़मीन में बिछा दिए जाते हैं, ठीक है, या लोहे के पाइप हो सकते हैं या रबड़ के पाइप हो सकते हैं, वो ज़मीन में बिछा दिए जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में बिछा देते हैं, ठीक। और नोजल लगा दिए जाते हैं, ठीक, इसमें बहुत सारे पाइप होंगे, नोजल लगा दिए जाते हैं जिससे कि आपके नोजल खोलेंगे यहाँ से तो सिंचाई होने लगेगी, ठीक है, सिंचाई इसकी होने लगेगी, ठीक। तो इस विधि से अब आपको समझ में आ गई होगी स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गई ना, आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके थोड़े लाभ देखते हैं और इसकी हानियाँ देखते हैं, ठीक है। इस विधि के लाभ क्या क्या हैं, जैसे इसमें कम जल की आवश्यकता होगी, ठीक है, सबसे पहला लाभ क्या हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करने में कम जल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कम जल की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक। और ऊंची नीची या कोई ढालू क्षेत्र है वहाँ पे अच्छे से इसकी सिंचाई हो सकती है, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे सब, ठीक है। और कोई बलुई भूमि है या कैसी भी भूमि है, ऊंची नीची भूमि है, तो उसमें अधिक उपयोगी होती है सिंचाई, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है, जो बलुई भूमि होती है, ऊंची नीची भूमि होती है, उसमें ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जल को इसमें आवश्यकता अनुसार दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोई है फसल, जैसे नोजल यहाँ पे लगा है, ठीक, नोजल बहुत सारी जगह लगे होंगे ना, अब आपकी फसल यहाँ पे मान लो सूख रही है तो ये वाला नोजल हम खोल देंगे, ठीक है, ये नोजल खोल के इतने फील्ड की हम सिंचाई कर देंगे, ठीक है। मतलब जल को आवश्यकता अनुसार इसमें दिया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें कोई उर्वरक या कीटनाशक होता है वो भी सिंचाई के साथ देना संभव हो जाता है। एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, इनमें से कौन सी सिंचाई की विधि ऐसी है जिसमें हम उर्वरक और कीटनाशक की रसायन को सिंचाई के साथ दे सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा वहाँ पे ये स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोग लगा देंगे, ठीक है। इसकी हानियाँ भी कुछ हैं, हानियाँ क्या हैं, जैसे तेज़ हवा कहीं पे चलती है, ठीक है, तो समान रूप से सिंचाई नहीं हो पाएगी, मतलब तेज़ हवा जब चल रही है तो समान रूप से कहाँ से सिंचाई हो जाएगी, ये पानी इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है। और लगातार पानी से भीगते रहने से कुछ पौधों में बीमारी का भी प्रकोप हो जाएगा, ठीक, लगातार अगर पानी में भीगते रहेंगे। और तीसरा सबसे इसका बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत काफ़ी महंगी विधि है, ठीक है, पाइपलाइन वगैरह लगाने में बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होता है, तो बहुत महंगी विधि है। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा जैसे कि इसका मरम्मत, कहीं पे आपका पाइप फूट गया या कुछ हो गया तो मरम्मत करना इसका महंगा पड़ता है, ठीक है, मरम्मत और रख रखाव इसका महंगा होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। दूसरी बात करते हैं हम ड्रिप इरिगेशन की। दूसरी ड्रिप इरिगेशन आप लोग ऐसे ही अच्छे से सब लोग लिखते चलिए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग सब अच्छे से लिखते चलिए, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो टपक सिंचाई, ठीक है, टपक सिंचाई, टपक सिंचाई इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका भी यूज ज़्यादातर महाराष्ट्र में हो रहा है। ये ड्रिप इरिगेशन कहाँ से आई है अपने देश में, तो फिलीपींस से आई है, ठीक है, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, फिलीपींस से ये विधि आई है और ज़्यादातर इसका प्रयोग जो है वो कहाँ पे हो रहा है, तो महाराष्ट्र में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस विधि से क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन है ना, ये ड्रिप इरिगेशन देखो यहाँ पे ऊपर करते हैं थोड़ा, आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी ना, हेडिंग आपने डाल ली होगी, ठीक है। सबसे पहले इसका विकास कहाँ पे हुआ था, तो इजराइल में हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होने लगा है जहाँ पे कि पानी की कमी है, ठीक है, जहाँ पर
पानी की कमी है या जो पानी है वो लबड़ी है, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, जो जल होता है वो जड़ों में, जल जड़ों में बूंद बूंद के थ्रू जाता है। ठीक है, जड़ों में जो जल होता है वो बूंद बूंद के रूप में जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह ड्रिपर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक, अब जो ड्रिप इरीगेशन होती है उसमें क्या लगाया जाता है, ड्रिपर्स लगाए जाते हैं। और जो आपको अभी हमने बताई थी स्प्रिंकलर इरीगेशन, उसमें क्या लगाए जाते हैं, तो उसमें नोजल लगाए जाते हैं। ठीक है, नोजल लगाए जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें अंडरग्राउंड में ही कोई पाइपलाइन लगा दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपके ड्रिपर्स लगा दिए जाते हैं, जगह जगह पर ड्रिपर्स लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नीचे से सिंचाई होती है, नीचे से इसमें पानी नीचे ही नीचे पाइपलाइन कोई लगी होगी, यहाँ से पानी आपका जाता है। और जैसे यहाँ पे आपकी सिंचाई करनी है तो ये ड्रिपर्स हमने खोल दिया। ठीक है, ऐसा ही आप लोग फिगर अच्छे से बना लेंगे। यहाँ से ड्रिपर्स हमने खोल दिया और ये ऊपर पानी आ जाता है, आपकी फसल यहाँ पे खड़ी होगी ना ऊपर, ये ज़मीन के अंदर सारा सिस्टम लगा होता है, ड्रिपर्स वगैरह यहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ से ही आपकी सिंचाई हो जाती है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसमें पानी आता है। वैसे आप लोग नॉर्मल देखे होंगे कि आप लोग सिंचाई करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ट्यूबवेल वगैरह लगा है तो सिंचाई यहाँ से ऊपर होते हुए ऐसे पानी जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन में नीचे से सिंचाई होती है। ठीक है, इस विधि में नीचे से सिंचाई होती है। ठीक है, और इस विधि का जो अब इसके आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, ड्रिप इरीगेशन क्या होती है, मतलब बूंद बूंद के द्वारा इसमें सिंचाई होती है। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग लिख देंगे, जितना हमने फिगर में आपको समझाया है फिगर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके लाभ और हानि। ठीक है, इसके लाभ क्या होते हैं, ये सिंचाई के सभी, इसमें जो भी जितना भी पानी भरा होता है, जैसे यहाँ पे जितना भी पानी भरा है सबका तो यूज हो जाएगा ना, सिंचाई में पूरे पानी का यूज हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका लाभ में यही हो जाएगा, सिंचाई के सभी पानी का सदुपयोग इसमें होता है। ठीक है, अब इसमें तेज वायु चले या कुछ भी हो, नीचे हो रहा है ना, ऊपर ही तो वायु चल रही है, इसमें नीचे हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेज वायु चलने पर भी सिंचाई में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, वायु चले या तूफान आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़मीन के अंदर से ही होनी है। ठीक, तो तेज वायु चलने पर भी इसमें सिंचाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। जैसा कि आपने स्प्रिंकलर में देखा था पिछले वाले में, बौछारी सिंचाई में तेज जो हवा चलती थी तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता था। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस विधि से सिंचाई करने में 50 से 75% पानी की बचत हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली पानी जितना खर्च होता है आपके सिंचाई करने में, उसका 50 से 75% पानी यहाँ पे कम लगता है। ठीक है, और सभी पौधों को पानी समान रूप से मिल जाता है। ठीक है, और इसमें खेत या समतल हो या कैसा भी हो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप समतल ही करें। ठीक है, जैसा भी खेत हो सब में अच्छे से सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नाली मेड़ वगैरह नहीं बनाया जाता है। ठीक है, नाली या मेड़ वगैरह हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और अब इसकी कुछ हानियाँ लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक इसमें व्यय जो होता है, मतलब प्रारंभिक व्यय जो होता है, ये पाइपलाइन वगैरह बनाने के लिए जितना हमको खर्च करना पड़ता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है इसमें। ठीक है, ये इसकी हानियाँ होंगी। ठीक है, और इसको चलाने के लिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही इसको चला सकता है। ठीक है, और इसकी मरम्मत में भी बहुत सारा खर्चा आता है। ठीक है, इसकी मरम्मत जो होती है उसमें भी बहुत सारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो आपकी 2 सिंचाई कंप्लीट हो गई। तीसरी आप लोग लिखेंगे, तीसरी आप लोग क्या लिखेंगे, फ्लड इरीगेशन। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता होगा, अभी हमको 2 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, सभी लोग को पता होगा ये। ठीक है, फ्लड इरीगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बहाव सिंचाई। ठीक है, भराव सिंचाई कहते हैं इसको, भराव सिंचाई। ठीक है, भराव सिंचाई क्या होती है, फ्लड इरीगेशन आप लोग सभी लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं आप कोई, जैसे आपको फसल बोनी होती है तो सबसे पहले आप लोग खेत में पानी लगाते हैं, पानी लगाते हैं तो कैसा, ऐसी बिना मेड़ वगैरह कुछ नहीं डाला, सीधा आपने पानी खोल दिया, वो आपके खेत में भरता रहता है, वही इसमें फ्लड इरीगेशन होती है। ठीक है, फ्लड इरीगेशन सबसे ज़्यादा धान में करते हैं लोग। ठीक है, धान में सबसे ज़्यादा कौन सी इरीगेशन होती है, या क्वेश्चन पूछे फ्लड इरीगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, कौन सी फसल में होती है, तो सबसे ज़्यादा ये धान में होती है। ठीक है,
फ्लड इरिगेशन भी आपको समझा दें। जैसे इसको ऊपर करें थोड़ा, यहाँ पे आपका कोई ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका कोई फील्ड है, ठीक। अब यहाँ से पानी आता है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये फील्ड में जाएगा, ठीक है, यहाँ से कर दो या कहीं से भी, वो सीधा का सीधा इसमें चलता रहता है, ठीक है। इसमें कोई मेड़ वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा एक जगह खोल दिया, बस चल रहा है, ठीक है। मेड़ बनाओ या ना बनाओ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेड़ बनाओगे तब भी फ्लड इरिगेशन ही बोला जाएगा, नहीं बनाओगे तब भी। मतलब एक जगह आपने पानी खोल दिया, वो पूरा खेत भर रहा है, ठीक है। अब इसके लाभ हानि तो आपको पता ही होंगे। हानियाँ तो सबसे पहले ही आपको पता होंगी क्या होंगी। बहुत सारे पानी की आवश्यकता होगी, बहुत सारा पानी इसमें बर्बाद भी हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा पानी इसमें बर्बाद भी हो जाता है, ठीक है। और जितना हम लगाते हैं जल, उसका केवल 20% भाग फसलों को मिल पाता है, 80% आपका ख़राब हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें खेत में जब ज़्यादा पानी भर जाएगा, ज़्यादा दिन के लिए खेत में नमी हो जाएगी, जैसे निराई गुड़ाई करने में लेट हो जाएगा आपका काम, ठीक है। और ये अवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। और क्या होता है, पानी समान रूप से इसमें नहीं लग पाता है, ठीक है। पानी कहीं पे ज़्यादा लग जाएगा, जैसे ऊंची नीचे, यहाँ पे ऊंचा है तो यहाँ पानी चढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे नीचा है तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और मतलब समतल जो भूमि होगी उसी में ये अपना सकते हैं तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, असमतल में इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। तो लाभ तो सबको पता है, ये सरल विधि है, ठीक है, ये सरल विधि है। आप लोग लिखते चलिए, ये सरल विधि है और कम मजदूरों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये बहुत कम खर्चीली विधि है, ठीक है। और फसलों को पानी पर्याप्त मिल जाता है, ठीक। और क्या हो सकता है आप लोग बताएंगे। जैसे अधिक पानी चाहने वाली कोई फसल है उसके लिए ये विधि बहुत अच्छी है, ठीक। और पानी लगाने में सुविधा हो जाती है इससे, ठीक है, ये इसके लाभ हो सकते हैं, ठीक। ऐसे ही आप लोग लिख देंगे लाभ और इसकी हानि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगली सिंचाई आपको बता दें, एक सिंचाई और आपको कराएंगे यहाँ पे, उठाव सिंचाई, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग डालिए, उठाव सिंचाई क्या होती है, मतलब लिफ्ट इरिगेशन। 4 सिंचाई में से आपका कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर की क्या है, उठाव सिंचाई, ठीक, उठाव सिंचाई। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, जो कुछ लोग शुरुआत में तो जुड़ते हैं लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हटना नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास से आपको पूरा 50 नंबर का मैटर मिल रहा है, तो उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, उठाव सिंचाई को लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है लिफ्ट इरिगेशन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेड़ी ढेकली रहट ये सब कुछ, बेड़ी ढेकली रहट बल्ले बाल्टी, ठीक है, मोटर पंप चरसा ढेकली, ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। वो उसी चीज़ से पानी उठाना, ठीक है, ये उठाव सिंचाई कहलाती है, ठीक है। सिंचाई की इस पद्धति में पानी को सिंचाई के उपयोग में लाने के लिए खेतों की सतह पर उठाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई कुआं वगैरह होता है, यहाँ से उठाना पड़ता है खेतों की सतह तक लाने के लिए। किसके द्वारा उठाएंगे आप लोग, तो ढेकली के द्वारा उठा सकते हैं, चरसा के द्वारा उठा सकते हैं, रहट के द्वारा उठा सकते हैं, बेड़ी के द्वारा उठा सकते हैं, बल्ले बाल्टी के द्वारा उठा सकते हैं, और आजकल आपकी मोटर पंप जो लगी हैं समर वगैरह, उससे उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं से भी कुआं है या कहीं पे कुछ और है, उससे पानी आपको उठाना है, ठीक है। उठा करके कहाँ लाना है, खेत की सतह पर लेके आना है, जिससे कि हमारा खेत भर जाए, वो ही आपकी उठाव सिंचाई होती है, ठीक है। अब इसके लाभ हानि आप लोग देख सकते हैं। तो आपकी सिंचाई यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं, आप लोग क्या करेंगे, कुछ चित्र बनाने के लिए आपके आते हैं, ठीक है, 2 या 4 नंबर के चित्र बनाने के लिए आते हैं। चित्र आप लोग किस किस का बनाना सीखेंगे वो आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, एक थाला विधि होती है, ठीक है, थाला विधि का आप लोग चित्र बनाएंगे, ठीक है, थाला विधि, थाला विधि का आप लोग चित्र बनाना सीख लेंगे। एक मेड़ या कुंड विधि होती है, मेड़ या कुंड विधि, ठीक है, इसको आप लोग सीख लेंगे, ये हम नहीं बताएंगे आपको यहाँ पे बना के,
ये आपकी मॉडल पेपर में या फिर आपके जो बुक है उसमें दिए होंगे। एक पट्टी विधि होती है, ठीक है, पट्टी विधि, ठीक है, 4-5 आपको लिखेंगे तो उसमें से आपके फंस जाएंगे, ठीक है, पट्टी विधि। और एक होती है क्यारी विधि, ठीक है, क्यारी विधि। मतलब ये 4-5 तो आप लोगों को करना ही है, और आप लोग कर सकते हैं तो और भी तैयार कर लीजिए, जितना भी है ये आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। अब अगले उसके टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, जल भराव क्या है, ठीक है। जल भराव इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वाटर लॉगिंग, ठीक है। यहाँ पे थे ना हम, हमारा जल निकास की आवश्यकता, यहाँ पे सिंचाई तथा जल का निकास आपका पहला 10 नंबर का काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा 5 नंबर का क्या हो गया, सिंचाई की प्रणालियाँ भी हो गई आपको। हमने सिंचाई की प्रणालियाँ आपको बता दी, थाला विधि, मेड़ या कुंड विधि, पट्टी विधि, क्यारी विधि, ठीक है, ये विधियाँ हो गई। और प्रणालियाँ जैसे कि उठाव सिंचाई वगैरह, ये सब 5 नंबर, मतलब 15 नंबर का आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे बचे आपके 35 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं अब। जैसे सिंचाई जल की माप, सिंचाई जल की माप क्या होती है, जैसे कुछ आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे कि बी आकार का होता है आपके लिए, जो बीज नोच होता है ना, बी नोच, आमतौर से उसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन और ये सब इसमें आ जाएगा, सिंचाई जल की माप। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ पे जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं और एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू ज़्यादातर आपको, एमसीक्यू और 1 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर आपको हमारे जो यूपी कैडेट की तैयारी चल रही है वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैं, जैसे कि आप लोगों ने मॉडल पेपर ले लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं ले लिया है तो आप लोग मॉडल पेपर खरीद लीजिए। किसका खरीदेंगे, तो रावल टॉप 10 का एक मॉडल पेपर आता है, वो सबसे अच्छा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो ही होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग खरीद लेंगे, और उसमें जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू हैं तो वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी आपको अभी हम कराएंगे तो वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, और 2-2 नंबर वाले देख लेंगे। 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले हम आपको पूरे के पूरे तैयार करा देंगे, ठीक है। 6 नंबर में तो आपको फसल कराई जा रही है यूपी कैडेट की तैयारी में भी, तो फसल आप लोग वहाँ से पढ़ना सीख लेंगे। अभी हम आपको इम्पोर्टेंट जो हैं और कैसे आप लोग उसको लिख सकते हैं वो हम आपको पूरा बताएंगे आगे, ठीक है। तो सिंचाई जल की माप भी आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग मॉडल पेपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जल निकास क्या होता है और जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये तो सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जल निकास क्या होता है और जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो जल निकास सभी लोगों को पता है ना, कि जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है। जल निकास, ज़्यादा पानी जहाँ से भरा है आपके फील्ड में, अगर ज़्यादा पानी भर दिया जाए तो क्या होगा, आपके जो फसल की जड़ हैं तो वो सड़ने लगेंगी, ठीक है। तो जल निकास की इसलिए हमको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए कृत्रिम ढंग से खेतों में, ठीक है, अतिरिक्त जल निकालने की क्रिया को हम जल निकास कहते हैं। एक बात दोबारा सुनेंगे, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कृत्रिम ढंग से खेतों में, ठीक है, कृत्रिम ढंग से खेतों में अतिरिक्त जल निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। मतलब जितना हमारे फसल के लिए पानी जरूरी होगा उसके अतिरिक्त जो पानी होगा उसको हम कृत्रिम ढंग से, मतलब कृत्रिम क्या होगा, कृत्रिम होगा हम लोगों के द्वारा, मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी आपके क्रॉप में भरा हुआ है उसको कृत्रिम ढंग के द्वारा निकालना जल निकास कहलाता है, ठीक है। जल निकास क्या होता है, एक बार हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे, जल निकास क्या होता है। मतलब जल निकास क्या होता है, बोलिए आप लोग। जल निकास वो क्रिया होती है, मतलब पौधों की उचित वृद्धि के लिए, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कृत्रिम ढंग द्वारा, कृत्रिम ढंग से खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जो क्रिया होती है उसे हम जल निकास कहते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात, जैसे आपका यहाँ पे कोई फील्ड है, इसमें आपका
जितना पानी चाहिए होता है उतना नहीं, उससे ज़्यादा भरा हुआ है, तो जो ज़्यादा पानी है उसको हम लोग निकालते हैं अपने हाथ से, उसको क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई आपका फील्ड है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा भरा हुआ है। अब आप लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, उसको आप लोग निकाल के बाहर कर देंगे, ये आपका जल निकास कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें अपनी क्रॉप की उचित वृद्धि करने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है, ठीक है। जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, उचित वृद्धि अपने फसल की करने के लिए हमको जल निकास की आवश्यकता होती है। अगर हमारे फसल की उचित वृद्धि नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, जिससे कि हमको बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारा नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि कृषि जल निकास के लाभ लिखिए, तो कृषि जल निकास के लाभ आप लोग यहीं से देख लेंगे, ठीक है। कैसे देख लेंगे, हमने जो इतना आपको समझाया उसी में से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे भूमि से पानी निकाल जाने पर पौधों की जड़ों में खूब हवा मिलती है, जब एक्स्ट्रा पानी होगा और निकल जाएगा खेत से तो पौधों की जड़ों में खूब हवा मिलती है, जिससे वे खूब फैलती हैं, पौधों की जड़ें बिना ऑक्सीजन के नहीं बढ़ती, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेंगे अपने मॉडल या उसमें से, आप लोगों को केवल समझाना था जल निकास क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, अब आप लोग लिख लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कृषि जल निकास के 2 लाभ लिखिए, तो आप लोग लाभ उसके लिख सकते हैं, क्योंकि जल निकास क्या होता है, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखेंगे वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, जल भराव क्या है, जल भराव क्या है। जो लोग हमारे साथ बैठे रहेंगे यहाँ पे 1 घंटे के लगभग, उन लोगों के 50 में 50 नंबर तो आने तय हैं, ठीक है। वाटर लॉगिंग क्या है, वाटर लॉगिंग क्या है, ठीक है, ये आप लोग इसको तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ है, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन आप लोग सुनेंगे तो क्या होती है, जब किसी सिंचित क्षेत्र में जलावरोध के कारण जल की मात्रा आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक हो जाती है तो उसे हम जल भराव या जलाक्रांतता अथवा जलाक्रांति कहते हैं, ठीक है, या जलाक्रांतता आ जाए। 2015 में जलाक्रांतता नाम से क्वेश्चन आया है, 2013 में जल भराव के नाम से क्वेश्चन आया है। तो क्या होता है, जल भराव मतलब जितना पानी उसको चाहिए आपके सिंचित क्षेत्र में, जब एक्स्ट्रा पानी भर जाता है तो कंडीशन आपकी जल भराव की हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे आपका फील्ड है, इसमें पानी आपका भर गया, ठीक है, कोई सिंचित क्षेत्र है ये, इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में हो गया, जितना उसको पानी चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब जितनी उसको आवश्यकता थी उससे ज़्यादा इसमें भर गया, तो यही जलाक्रांति होती है, ठीक है, यही जलाक्रांति होती है, ठीक है, यही जलाक्रांति आपकी होती है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके लाभ और हानि आप लोग देख लेंगे वहाँ पे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मतलब आपको कितना, मतलब 10 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, अब आपका 25 नंबर का हो गया और 25 नंबर का बचा है, ठीक है। 25 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, 25 नंबर का आपका बचा है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे देवीय आपदाएं, ठीक है, देवीय आपदाएं आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, देवीय आपदाएं, ठीक है। देवीय आपदाएं से पहले आप लोग एक चीज़ और सुनेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीएच के ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग पीएच लिख लेंगे, पीएच स्केल यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड इधर कर दें, पीएच स्केल आप लोग बना देंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, इधर 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे 8 9 10 14 तक आप लोग बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 14 तक ही पीएच होती है, ठीक है। पीएच की जो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
पावर ऑफ हाइड्रोजन, लिख लीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 7 से अधिक पीएच वाली भूमि क्या कहलाती है, अम्लीय भूमि, क्षारीय भूमि, उदासीन भूमि या दोमट भूमि। तो आप लोगों को पता होगा जो 7 पीएच होता है ये उदासीन, जिस भी भूमि का 7 पीएच है तो वो उदासीन कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो जिसका 7 पीएच होता है वो उदासीन होती है, और 7 से जिसका ज़्यादा होता है वो क्षारीय भूमि होती है। ठीक है, क्षारीय भूमि होती है। मतलब अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाए कि जिसका पीएच मान 8 है वो ज़्यादा क्षारीय होगा, या जिसका पीएच मान 10 है वो ज़्यादा क्षारीय होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करिए आप लोग। जिसका पीएच मान 8 है वो ज़्यादा क्षारीय भूमि होगी, या जिसका पीएच मान 10 है वो ज़्यादा क्षारीय भूमि होगी। तो आप लोगों को पता है 8 जब यहाँ पे उदासीन हो गई, उदासीन के बाद फिर क्षारीय लक्षण हल्का बढ़ता जाता है, मतलब 8 का थोड़ा कम क्षारीय लक्षण होगा, 9 का थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 का थोड़ा और ज़्यादा होगा। ऐसे ही मतलब 8 का क्षारीय लक्षण कम होता है, 9 का उससे बढ़ जाता है, 10 का बढ़ जाता है, फिर 11 का, 12 का, 14 का, ये सब बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब जो 7 से इधर वाले हैं 1 से 6 तक जिसका पीएच होता है वो अम्लीय भूमि होती है। ठीक है, ये आपकी अम्लीय भूमि होती है, अम्लीय भूमि होती है। ठीक है, अम्लीय भूमि होती है ये। ठीक है, अम्लीय भूमि होती है ये। ठीक है, अम्लीय भूमि 1 से 6 तक के पीएच की होती है, 7 उदासीन हो जाती है, 7 से आगे क्षारीय हो जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा इसमें पूछे 1 से 6 तक में सबसे ज़्यादा अम्लीय भूमि कौन सी होगी, तो यहाँ पे अम्लीय भूमि शुरू होती है। ठीक है, बढ़ती जाती है, फिर बढ़ती जाती है, यहाँ पे 6 पे आके आपकी 7 पे आके आपकी उदासीन हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सी होगी, तो 1 वाली होगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है अम्लीय भूमि, और 7 पे आके न्यूट्रल हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सी होगी, 1 पीएच वाली। ठीक है, और आगे यहाँ पे 7 पे आके उदासीन हो जाती है, 8 पे आके फिर क्षारीय लक्षण इसका बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको अच्छे से बना लेंगे, और हमने आपको इतना समझा दिया है। अब आप लोग अगर अपना मॉडल पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर पढ़ना अब आप लोग, ठीक है, क्योंकि किताब वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, आपका 1 महीना ही बचा है, तो मॉडल पेपर पढ़ेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है दैवीय आपदाएं। ठीक है, 5 नंबर का काम ये भी करते हैं, फिर आगे 20 नंबर का काम कर लेते हैं। पहले 5 नंबर का काम यहाँ पे करते हैं, इधर कर लेते हैं बोर्ड अप। ठीक है, दैवीय आपदाएं, दैवीय आपदाएं आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी। इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्या होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि पहला लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए अभी आप, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। ठीक है, हिंदी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे गलत हो जाती है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, बोलते सही हैं लेकिन कभी कभी गलत लिख जाती है। तो अतिवृष्टि क्या होती है, दूसरा अनावृष्टि क्या होती है। ठीक है, अनावृष्टि, अनावृष्टि क्या होती है। ठीक है, और तीसरा ओलावृष्टि। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, ओलावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अति कर दी, कोई आप लोग करते हैं, आपने तो अति कर दी। ठीक है, आप लोगों ने तो ये काम करके अति ही कर दी। मतलब अतिवृष्टि का मतलब क्या होगा, आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में बारिश होना। ठीक है, अतिवृष्टि का अर्थ क्या है, वर्षा का आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में होना। ठीक है, आपकी अतिवृष्टि कहलाती है, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या कहते हैं कि अतिवृष्टि हो गई। ठीक है, और अनावृष्टि क्या होती है, एक अतिवृष्टि होती है, एक अनावृष्टि होती है। ठीक है, अनावृष्टि क्या होती है, मतलब अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब वर्षा का होना ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ जाए। ठीक है, अनावृष्टि को ही हम सूखा भी कह सकते हैं। ठीक है, अनावृष्टि को जैसे वर्षा का ना होना या बहुत कम तथा अनियमित मात्रा में वर्षा का होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि। मतलब वर्षा का या फिर होना ही नहीं, मतलब वर्षा या फिर हो ही ना, या फिर बहुत कम हो। ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं, अनावृष्टि। सूखा क्या होता है, सूखा मतलब सामान्य से 25 से 50% अगर कम बारिश होती है तो उस साल को हम सूखा
साल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सूखा क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सूखा क्या होता है। मतलब अल्प या कम वर्षा होने से सूखा पड़ता है। अगर कम बारिश होगी, मतलब सामान्य से 25 से 50% अगर कम बारिश हो रही है तो वो सूखा घोषित कर दिया जाता है। अब ओलावृष्टि आप लोग समझ ही रहे होंगे, कई बार जो मेघों से जमी हुई जल की बूंदें, जो मेघों से जमी हुई ऊपर जाके जमी जाती है ना बूंदें कुछ, तो उनका जब अपनी पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, ओलावृष्टि कहलाता है। ठीक है, ओलावृष्टि कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। ओलावृष्टि को आप लोग उपल वृष्टि भी कह सकते हैं। उपल वृष्टि या ओलावृष्टि में से एक ना एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि को ही हम उपल वृष्टि कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, आपकी देवी आपदाएं इतने में ही खत्म हो गई हैं। ठीक है, मतलब 2010 या और 17 में, मतलब जो क्वेश्चन 2010 में आया वही क्वेश्चन 2017 में भी आया था कि उपल वृष्टि के भूमि एवं पौधों पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, उपल वृष्टि क्या है, मिट्टी एवं फसलों पर इसके दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उपल वृष्टि मतलब ओले गिरना, ओले गिरेंगे तो इसका आपकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, उपल वृष्टि से तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को पता ही होगा, तब भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। जैसे उपल वृष्टि से खेतों में कोई फसल खड़ी है, जैसे सरसों या गेहूँ या मटर, अगर इसकी चपेट में आ जाएं ओलावृष्टि के, तो क्या होता है, तो इनका ऊपरी भाग टूट जाता है। ठीक है, मतलब जो फली वगैरह होगी वो इसकी टूट के गिर जाती है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन, सरसों का प्रोडक्शन या गेहूं का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, एक तो ये इसका प्रभाव हो गया इस पे। दूसरा, कोई फसल अगर कटाई के योग्य हो जाती है तो उसमें दाने जब पड़ने लगते हैं तो वो, अगर ओलावृष्टि हो गई तो उसके दाने भी झड़ जाएंगे। ठीक है, उसके दाने भी झड़ जाएंगे। अगर तीसरा क्या होता है, अगर कोई फसल फूल रही है, फूलने पर है, और अगर तब ओलावृष्टि हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका फूल नष्ट हो जाएगा, जिससे कि उत्पादन हमारा घट जाएगा। ठीक है, मतलब हमने तीन आपको क्या क्या बताए, जैसे कोई अगर फसल पे फूल आने को हैं और तब ओलावृष्टि हो जाए तो उसके फूल गिर जाएंगे, जिससे कि प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, अगर जब कोई फसल कटाई के योग्य और तब अगर ओले गिर जाएं तो उसके दाने जो हैं वो नीचे झड़ जाते हैं। ठीक है, और कुछ हमने जैसे बताया आपको, सरसों की फसल खड़ी है या मटर वगैरह फड़े हैं, तो ओले जब उससे गिरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो जाता है। ठीक है, और जैसे कुछ क्या होता है, जैसे मृदा में कोई रहने वाली फसलें जैसे आलू हैं। ठीक है, आलू जो है, आलू के समय पे अगर ओलावृष्टि हो जाए और आलू खेत में पड़ जाए तो क्या होगा, वो दागदार हो जाता है। ठीक है, दागदार हो जाता है और नष्ट हो जाता है दागदार होकर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके उसमें जब आप देखेंगे मॉडल में तो आपके बहुत सारे ये लिखे होंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, ओलावृष्टि कब कैसे क्या हो सकती है, जैसे अगर फूल आ रहा है तो फूल झड़ जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, अगर पक गई है फसल उसके दाने झड़ जाएंगे तो। ठीक है, सरसों वगैरह है, अगर फसल पड़ गई, अगर उस पर ओले पड़ गए तो ऊपर से वो उसका जो भाग होता है वो टूट जाता है। यही सब, अगर कोई जड़ क्रॉप है, मतलब रूट क्रॉप है, अगर जैसे हमारा, मतलब मान लो जैसे आलू है। ठीक है, आलू अगर ज़मीन में पड़ गया और तब ओलावृष्टि हो गई तो वो दागदार होकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही चारे वाली फसल के लिए भी उसकी चारे की गुणवत्ता घट जाती है। ऐसे ही सभी आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाढ़ वाला आता है क्वेश्चन आपका, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अब। ठीक है, समझ में आ गए, तीन टर्म आपको केवल समझते थे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि या उपल वृष्टि। अतिवृष्टि मतलब वर्षा सामान्य से अधिक होना, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे अधिक बारिश हो जाए, वो अतिवृष्टि होती है। अनावृष्टि क्या होती है, वर्षा बहुत कम हो। ठीक है, मतलब सामान्य से 25 से 50% तक कम होती है तो इसे अनावृष्टि कहते हैं, इसको ही सूखा वगैरह बोल दिया जाता है। ओलावृष्टि या उपल वृष्टि क्या होती है, जो वायुमंडल में जो आपकी पानी थोड़ा जम जाता है तो उसका अगर नीचे गिरना क्या कहलाता है, उसका कंकड़ के ओले के रूप में नीचे गिरना क्या कहलाता है, बर्फ़ के रूप में नीचे गिरना ओलावृष्टि या उपल वृष्टि कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो है सबसे
बड़ा टॉपिक शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से आपको 5-10 मिनट में सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन करने तक एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं अब, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी अपनी फ्रूट की, वेजिटेबल की और फ्लावर की, ठीक है। सबसे पहले सबसे कम सिलेबस है आपका फ्लावर का, तो फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, ठीक है। फ्लावर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। 3 आपकी केवल क्रॉप हैं इसमें, फ्लावर में 3, केवल 3 में से आपको एक ना एक मिल जाएगा। नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहले गेंदा, ठीक है, या फिर गेंदा आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तीनों आप लोग रट लेना, क्योंकि 3 से 6 नंबर आपके पक्के हैं। हम भी आपको कराएंगे, आपके जो हॉर्टिकल्चर वाले सर इसमें कराएंगे, ठीक है। यूपी कैडेट की तैयारी जो लोग कर रहे होंगे वो वहाँ से जो मेन चीज़ होती हैं हम लोग वहाँ पे लिखा देते हैं, फिर आगे तो आप लोग, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे लिखना होता है, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। गेंदा, गुलाब और गुलदाउदी, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। 3 आपकी केवल क्रॉप हैं फ्लावर में, गेंदा, गुलाब और गुलदाउदी, ठीक है। ये 3 आपकी क्रॉप में, इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। अभी हम आपको आगे कुछ और चीज़ें लेकर आए हैं इसमें, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। अब फ्रूट और वेजिटेबल बचे, ठीक है। फ्रूट में क्या क्या आ सकता है आपका, यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे फ्रूट की बात करें, ठीक है। फ्रूट में इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, फ्रूट में इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो जैसे केला हो गया, ठीक है, केला, ठीक है, केला, सेब, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एक, वही हम बात कर रहे हैं उसकी। केला, सेब, लीची, बेर, ठीक है, लीची, बेर, ठीक, लीची, बेर और आपका आम, ठीक है। आम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आम को आप लोग नहीं छोड़ना। आम, अमरूद, ठीक है, अमरूद, ठीक, और नींबू। नींबू में क्या आता है, नींबू के जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो अभी हम आपको लिखाएंगे, वो आते हैं। और पपीता, ठीक है, पपीता। और क्या हो सकता है आपका, एक आड़ू, आड़ू भी कभी कभी आ जाता है, तो आड़ू को भी आपको नहीं छोड़ना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, ठीक है, और अमरूद भी आपका कभी कभी पूछ लेता है। और यहाँ पे नींबू के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछता है, ठीक है। आड़ू एक बार आपका आ चुका है, ठीक है। पपीता में रोग होते हैं वो पूछ लेता है, ठीक है। मतलब आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। इतनी आपकी क्रॉप हैं, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब कैसे आपको पेपर में लिखना है वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग वेजिटेबल का भी नोट कर लीजिए। वेजिटेबल आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, वेजिटेबल आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जल्दी जल्दी लिखते चलिए। वेजिटेबल जो हैं आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता है कोल क्रॉप क्या होती हैं, COAL, कोल क्रॉप, ठीक है, कोल, CRO, कोल क्रॉप क्या होती हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं गोभी वर्गीय फसलें। आप लोग लिखते चलिए, हम बोल रहे हैं आपके लिए। गोभी वर्गीय फसलें, पहला नंबर डालिए आप लोग, गोभी वर्गीय फसलें। आप लोग डाल लिए होंगे ना, गोभी वर्गीय फसलें, ठीक है। गोभी वर्गीय फसलें में कौन कौन सी आती हैं, तो 3 आती हैं केवल। कौन कौन सी आती हैं, 3 आती हैं। फूल गोभी, लिख लीजिए आप लोग भी जो हम लिख रहे हैं, फूल गोभी, ठीक है, पात गोभी, पात गोभी, और एक होती है आपकी गांठ गोभी, ठीक है, गांठ गोभी, ठीक है। 3 आपकी ये गोभी वर्गीय फसलों में आती हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर आप लिखेंगे बल्ब क्रॉप, ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई आपकी आ जाएगी, ठीक है। बल्ब क्रॉप, बल्ब क्रॉप में 2 होती हैं, लहसुन और प्याज, ठीक है, लहसुन और प्याज। कभी कभी आपको लहसुन और प्याज में से एक फसल जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है, लहसुन और प्याज, ठीक, लहसुन और प्याज हो गया। मटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जो लेग्यूम क्रॉप है ना एक, मटर, मटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी आपको देखने को मिलेगी। और BSc जब आप करेंगे, BSc सेकंड ईयर में जब आप रहेंगे तो वहाँ भी आपको मटर हमेशा देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। मटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ फसल ऐसी होती हैं जैसे सोलेनेसी क्रॉप की फसल होती हैं, सोलेनेसी वाली, सोलेनेसी वाली कौन कौन सी हैं, जैसे बैंगन, ठीक है, बैंगन, बैंगन, भिंडी, भिंडी आपकी कौन सी क्रॉप है, मालवेसी फैमिली की है भिंडी, ठीक है। टमाटर और, टमाटर और मिर्च, ठीक है, मिर्च।
ये आप लोग इतनी क्रॉप कर लेंगे। कितनी क्रॉप हो गई आपकी वेजिटेबल में? तो एक कॉल क्रॉप हो गई, बल्ब क्रॉप हो गई, एक मटर हो गई, बैंगन, भिंडी, टमाटर, लाल मिर्च हो गई। ठीक है, गोभी पर की जो हमने आपको फसल यहाँ पे लिखाई है ना, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, इनमें तीनों में केवल थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसके बॉटनिकल नेम, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम एक डिफरेंट है, मतलब बॉटनिकल नेम इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, ब्रेस्का ओलेरेसिया वेराइटी कैपेराटा, ठीक है, और ब्रोटाइटिस वगैरह इनका बॉटनिकल नेम होता है, वो डिफरेंस है। और फूल गोभी की इनकी थोड़ी थोड़ी बीज दर भी डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है, इसकी सीड रेट आप लोग याद कर लीजिए, बॉटनिकल नेम याद कर लीजिए और वैरायटी याद कर लीजिए। जितनी हमने आपको क्रॉप वगैरह पढ़ाई हैं, सबसे पहले आप लोग कैसे लिखेंगे, कोई फसल अगर आ रही है लिखने के लिए आपके पेपर में तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर बॉटनिकल नेम, ठीक है, फिर फैमिली, फिर 2N, ठीक है, फिर ओरिजिन प्लेस, ठीक है, नीचे ही लिखेंगे आप लोग ओरिजिन प्लेस, फिर टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट मतलब बॉटनिकल नेम उसका वनस्पतिक नाम, फैमिली उसके कुल, 2N उसका क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, ओरिजिन प्लेस मतलब कहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ है, मतलब जन्म स्थान, और टाइप ऑफ फ्रूट मतलब फल का प्रकार क्या है। जैसे हम आपको कैट की तैयारी कराते हैं वैसे ही आप लोगों को लिखना है, क्योंकि हमने ऐसे ही लिखा था तभी हमारे नंबर बढ़े थे। ठीक है, और आप लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। इंग्लिश में जितना आपको इंग्लिश आती है वो भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने भी इंग्लिश में लिखा था, ये स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन वगैरह सब इंग्लिश में ही लिखे थे हमने। ठीक है, बौछारी विधि नहीं लिखी थी, बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर इरीगेशन ऐसे लिखा था हमने, तो उसका भी कुछ फ़र्क पड़ा होगा, तो आप लोग वैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब जैसे कुछ क्रॉप होती हैं कुकरबिटेसी वाली, कुकरबिटेसी फैमिली की जो क्रॉप होती हैं वो, और रूट क्रॉप जो होती हैं वो, इन दोनों का आप लोगों को इनका सीड रेट वगैरह, सीड रेट और एक आध वेराइटी आप लोग इसकी याद कर लेंगे। सीड रेट और वेराइटी इसी में से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीड रेट और वेराइटी, ठीक, सीड रेट और वेराइटी इसमें से आपको क्वेश्चन एक आध देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीड इसमें कौन कौन सी कुकरबिटेसी में आती हैं, जैसे कि आपकी करेला, लौकी, खरबूजा, कद्दू, तोरई। ठीक है, लिख लीजिए अगर जो लोग लिखना चाहें, करेला, लौकी, खरबूजा, कद्दू, तोरई। ठीक है, रूट क्रॉप में लिखेंगे आप लोग जड़ क्रॉप, जो जड़ क्रॉप होती हैं वो, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम। लिख लिया होगा आप लोगों ने, गाजर, मूली, शकरकंद और सलजम। तो ये आपका इतना सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा आपके पेपर में आती हैं, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो हमेशा आपके पेपर में पूछता है, तो वो चीज़ें हम आपको PDF के रूप में लेकर आए हैं, वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपके पेपर भी लेकर के आए हैं, यहाँ पे पेपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जैसे ये है आपका आम। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, अभी हम आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पे, हम पेपर भी आपके लिए लेके आए हैं, तो उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने आपको पढ़ाया ना हो। 2 साल के पेपर हम लेकर आए हैं यहाँ पे, तो 2 साल में आप लोग वही आया है जितना कि हमने अभी आपको पढ़ाया है 1 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आम के 2 रोग लिखिए और उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो लिखिए। तो आम के 2 रोग आप लोग याद कर लेंगे, ये हमने अपने समय में याद किए थे। ठीक है, ये हमने अपने समय में याद किए थे, तो वो आप लोग तभी के लिखे हुए हैं, वो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक याद किया था कोयली रोग। कोयली रोग सबको पता होगा, जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। आप लोग जब आम के बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे ये आम है, यहाँ पे एक ब्लैक टिप हो जाता है। ठीक है, ब्लैक धब्बा एक पड़ जाता है, वही कोयली रोग होता है। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। अब कोयली रोग होता क्या है, इस रोग में फल के निचले हिस्से में काला दाग पड़ जाता है, वही हमने लिखा है ना, इस रोग में फल के निचले हिस्से में काला दाग पड़ जाता है। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको, ये सब PDF हम आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप नहीं बनाया वो आज अपना ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, जब ग्रुप बना लेंगे तो उसका लिंक हमको प्रोवाइड करिए, तो उसमें भी हम इसको सेंड कर देंगे। जो कैडेट वाला ग्रुप है उसमें ये PDF नहीं आपकी सेंड होगी। ठीक है, ना टेलीग्राम पे ना व्हाट्सएप पे, इसका आपके लिए अलग ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपके इसकी PDF सेंड होगी। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो कोयली रोग होता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इस रोग के बचाव के लिए हमें पेड़ लगाने से पहले ईंट के भट्टे का सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, मतलब सर्वेक्षण या निरीक्षण कुछ भी कर लेना चाहिए कि वहाँ पे पहले ईंट का भट्टा तो नहीं था। इस रोग
मतलब इस रोग को अगर हम बचाना चाहते हैं तो बाग लगाने से पहले, मतलब बाग लगाने या पौधे लगाने, पेड़ लगाने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वहाँ पे ईंट का भट्टा तो नहीं था। अगर ईंट का भट्टा हो, आप लोग वहाँ पे पेड़ नहीं लगाएंगे। पेड़ लगाने के लिए हमें कम से कम 2 किलोमीटर दूर ईंट के भट्टे से पेड़ लगाना चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए हमें पौधे को भट्टे से 2 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए। ठीक है, एक रोग आपको समझ में आ गया होगा। एक रोग क्या था, यहाँ पे हमने आपको बताया, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, कोयली रोग जो होता है, उसमें जो मैंगो होता है उसके निचले हिस्से पर दाग पड़ जाता है। इसको रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, इसके रोकने के लिए हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ईंट का भट्टा कितनी दूरी पर था। ठीक है, 2 किलोमीटर कम से कम दूर पेड़ लगाएंगे ईंट के भट्टे से, तो ब्लैक टिप रोग नहीं होगा। मैंगो मॉल फॉर्मेशन, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कैडेट में भी और आपके इसमें भी। आप लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना इसमें अपने बोर्ड एग्जाम के, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आम का गुच्छा रोग क्या होता है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन। ठीक है, यह क्या होता है, यह आम का मुख्य रोग है। आम का मुख्य रोग कौन सा है, आम का गुच्छा रोग। ठीक है, यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरियम वेराइटी, ये वेराइटी है। ठीक है, मोनली फॉर्मिस फ्यूजेरियम, पूरा नाम याद करेंगे। आम का गुच्छा रोग किसकी वजह से होता है, तो एक कवक होता है। कवक का नाम क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरियम वेराइटी मोनली फॉर्मिस। ठीक है, इससे लगता है इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो फूल होते हैं गुच्छे के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, गुच्छा रोग इसीलिए कहते हैं, जो फूल होते हैं आम के वो गुच्छे के आकार के हो जाते हैं, जिससे इन पर फल नहीं आते हैं। ठीक है, जिससे इन पर फल नहीं आते हैं। इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो जिन फूलों पर ये रोग लगता है उन्हें काट कर फेंक देना चाहिए, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पूछता है कि आम के 2 इंसेक्ट लिखिए। ठीक है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, हमने ये आपको 3-4 क्रॉप का केवल है इम्पोर्टेंट, वही हम आपको बताएं। 3-4 जो आपके फ्रूट में हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, और 1-2 और हैं, तो उसमें आपको केवल बताए जाएंगे बस। जैसे मैंगो ऑपर आपका किसका इंसेक्ट है, तो मैंगो का इंसेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि आम के 2 कीटों के नाम लिखिए और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो लिखिए। तो आप लोग लिखेंगे, पहला मैंगो हॉपर होता है। यह कीट पत्तियां, फूलों तथा नई शाखाओं में रस चूसता है। ठीक है, जो मैंगो हॉपर होता है ये रस चूसता है किसमें से, ये कीट पत्तियों, जो ये कीट होता है वो पत्तियों, फूलों तथा नई शाखाओं से रस चूसता है। ठीक है, और मैंगो फ्लाई एक होती है, दूसरा इसका इंसेक्ट क्या है, मैंगो फ्लाई। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जो सड़े हुए फलों को तोड़कर फेंक देना चाहिए। यह आम के गूदे में अंडे देती है, जो मैंगो फ्लाई होती है वो आम के गूदे में अंदर अंडे देती है। ठीक है, मैंगो फ्लाई, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जो सड़े हुए फल हैं उनको तोड़ करके फेंक देना चाहिए। आगे बात करते हैं केले की। केले में क्या होता है, 2 इंसेक्ट, जैसे स्टेम रॉट और रूट रॉट। रूट रॉट क्या होता है, ये कीड़ा जड़ों पर आक्रमण करता है तथा जड़ों पर छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, जिसके कारण सर्कस वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रति वर्ष खेत की जुताई करनी चाहिए और सही फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा का ऐसा ही आप लोग इसको याद कर लेंगे। तीसरा इसमें क्या होता है, फ्रूट रॉट। यह कीट क्या होता है, फलों के अंदर सुरंग बना लेता है जिससे फल सड़ जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग 0.25 सुमिसिडीन का छिड़काव करते हैं। इसमें 2 डिसीज का नाम, सबसे पहले बिल्ट, ये पनामा बेल्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, किस में होता है, ये आप लोग जो एक कवक होता है उससे होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो आप लोग पनामा रोग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अपनी बुक या अपने मॉडल से। ठीक है, दूसरा रोग इसका क्या होता है, बंची टॉप। यह वायरस से होता है, इसको माहू फैलाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए साइपरमेथ्रिन 1.5 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर पानी में घोलकर, जो साइपरमेथ्रिन होती है वो 1.5 लीटर होती है। ठीक है, इसको 1.5 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर देते हैं। आगे बात करते हैं पपीते की। ठीक है, पपीते की आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हर एक चीज़ समझते रहेंगे। ठीक है, अभी आपकी 4-5 जो है 8-10 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है। पपीते में रोग क्या होते हैं, सबसे पहला होता है डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ, यह रोग सीडलिंग स्टेज में लगता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे पपीते के 2 रोग लिखिए और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो लिखिए, तो आप लोग 2 रोग लिखेंगे। डैम्पिंग ऑफ, यह रोग सीडलिंग स्टेज में लगता है, मतलब नर्सरी जो अवस्था होती है उसमें लगता है। इसमें तना गलने लगता है। ठीक है, तना होता है वो गलने लगता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो बीज को 2 ग्राम थायराम पर किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। मतलब
जो थायराम होगा वो 2 ग्राम होगा केवल, और बीज होगा वो 1 किलोग्राम होगा। समझ में आया? यहाँ पे बीज को 2 ग्राम थायराम पर किलोग्राम बीज की तरह से उपचारित करते हैं। मतलब यहाँ पे 1 किलो बीज को 2 ग्राम थायराम से उपचारित करते हैं। ऐसे ही दूसरा रोग है आपका लीफ कर्ल। इसमें पत्तियां छोटी रह जाती हैं, यह वायरस से होता है। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? रोगग्रस्त जो पौधा होता है उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आपको कुछ कंट्रोल में याद नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए सीधा सीधा ये सबसे अच्छा कंट्रोल होता है। जो रोगी पौधा है उसको उखाड़ कर जला देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। अब इसके इंसेक्ट भी पूछता है, तो स्टेम बोरर इसका इंसेक्ट है या कीट तने में छेद करता है। ठीक है, और तने पर इसको कंट्रोल इसका कैसे करेंगे? कोलतार लगा देना चाहिए तने पर, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही अमरूद है। अमरूद में डिजीज़ क्या होती है? पहला उगटा विल्ट जो होता है, यह अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग है। ठीक है, इस रोग में पहले पौधे की शाखाएं और टहनियाँ सूखती हैं और बाद में पूरा पेड़ सूख जाता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर कराएंगे और उसमें से आप लोग देखेंगे कि जितना हमने पढ़ाया उसी में से पूरा का पूरा पेपर आपका होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? जिस पेड़ में लगा हो उसे निकाल कर जला देना चाहिए। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि में जिप्सम चूना मिलाने से रोग का प्रकोप खत्म हो जाता है। ठीक है, स्टेम कैंकर क्या होता है? स्टेम कैंकर अमरूद का ही है। ठीक है, यह रोग डालियों में छाल फट जाती है। इस रोग से जो डालियाँ होती हैं उनमें छाल फट जाती है और रोग जड़ की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे प्रभावित भाग के ऊतक मर जाते हैं। ऊतक मरने से पोषक तत्वों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे संपूर्ण पौधा मर जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रभावित भाग को काट कर जला देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सेब है। ठीक है, सेब की, सेब में एक रोग आपका आता है कॉलर रॉट। ठीक है, कॉलर रॉट के बारे में आपको 1 साल पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही रोग लिखा गया है। ठीक है, अभी तक इसमें एक ही रोग पूछा गया है। तो यह क्या होता है? यह रोग कवक के द्वारा होता है। इस बीमारी में सेब की जड़ सड़ जाती है। ठीक है, इतना आप लोग छोटा छोटा लेकर आएँ तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है। ये 2017 में आया हुआ है। ऐसे ही नीचे और 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वो भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है आपको 1 नंबर या 2 नंबर में, जड़ फसलें क्या हैं? तो जड़ फसलें आप लोगों को भी पता है, वे साग भाजियाँ जिनकी जड़ें हम खाने में प्रयोग लाते हैं उनको हम जड़ कहते हैं। ठीक है, जड़ फसलें कहते हैं। मतलब जो साग भाजियाँ जिनकी जड़ें खाने में, ठीक है, खाने में प्रयोग में लाते हैं वो ही आपकी जड़ फसलें होती हैं। ठीक है, वो ही आपकी जड़ फसलें होती हैं। कुकरविट्स क्या होते हैं? कुकरविट्स क्या हैं वो आप लोग यहाँ भी, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। कुकरविट्स वर्ग में वे जो फैलने वाली फसलें आती हैं जिनके पौधे सीधे ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकते, ये ज़मीन पर अपने तंतुओं द्वारा रेंगती हैं। ठीक है, कुकरविट्स क्या होती हैं? कुकरविट्स वर्ग में वे फैलने वाली फसलें आती हैं जिनके पौधे सीधे ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकते, ये ज़मीन पर अपने तंतुओं द्वारा रेंगती हैं। ये जैसा का जैसा लिखा है वैसा ही आप लोग इसको रट लेंगे। ठीक है, अपने जब आपको PDF मिल जाए तब इसको सही से याद कर लेंगे। ऐसे ही 2017 में पूछा गया बल्बी फसलें क्या हैं? इसका आंसर क्या है? कुछ फसलों का भूमिगत तना सल्क कंदों की अनेक मांसल परतों से बना होता है और भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के कारण फूलकर बल्ब के आकार का मोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब भोज्य पदार्थ इसमें इकट्ठा होकर बल्ब के आकार का बन जाता है, इसलिए इसे बल्बी फसलें कहते हैं। ऐसे ही 2012, 13 और 19 में ये क्वेश्चन आया। आपके 2021 में भी आ सकता है, 12 में भी आया, 13 में भी आया और 19 में भी आया। कोल क्रॉप्स क्या होती हैं? जब मैंने पेपर दिया था तब भी ये आया था। ठीक है, कोल क्रॉप्स क्या हैं? तो गोभी जात की सब्जियां कोल क्रॉप्स कहलाती हैं, क्योंकि इस वर्ग की सभी सब्जियां जंगली पात गोभी कोलबर्ड्स से उत्पन्न हुई हैं। बस इतना छोटा इसका आंसर है। ठीक है, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में आपको आएगा ये, तो इतना आपको लिखना होगा। गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं, जो कोल क्रॉप्स क्या होती हैं? गोभी जात की सब्जियां कोल क्रॉप्स कहलाती हैं, क्योंकि इस वर्ग की सभी सब्जियां जंगली पात गोभी कोलबर्ड से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, आगे जैसे आपको नींबू वर्गीय प्रजातियां जो होती हैं उसमें बीमारियां लगती हैं, जैसे गमोसिस रोग। ठीक है, गमोसिस रोग किसके होता है? यह रोग फंगस के द्वारा होता है। फंगस कौन सा होता है? तो जो फाइटोप्थेरा स्पीशीज होती है उसका फंगस होता है। दूसरा सिट्रस कैंकर रोग, आपको अभी हम पेपर कराएंगे उसमें ऐसे ही रोग पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर या बैक्टीरियल कैंकर के नाम से भी जानते हैं इसको। सिट्रस कैंकर को, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है इसलिए इसको बैक्टीरियल कैंकर भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा होता है? किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस। ठीक है,
तीसरी बीमारी होती है ये ट्रिस्टेजा बीमारी। ये बीमारी जो होती है वो वायरस के द्वारा होती है और इसको फैलाता कौन है, तो एफिड। ठीक है, इस वायरस का वाहक मतलब फैलाने वाला कौन है, तो एफिड है। ऐसे ही नींबू का पीली पत्ती रोग किसके कमी से होता है, तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू का डाइवैक रोग कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में छोटी पत्ती रोग कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, तो इतना हमने आपको पढ़ा दिया, ये 50 नंबर के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और आप लोग जितना भी 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं पेपर की तरफ। ठीक है, कुछ पेपर हम लेकर आए थे, जैसे ये आप लोग पेपर देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर 2020 का है, मतलब पिछली साल का ही पेपर है। आपसे पूछा गया है, हम आपको ये वैज्ञानिक नाम वगैरह सबके हम पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक नाम हैं ये हम आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम वगैरह हम आपको पहले ही दे चुके हैं सबसे पहली क्लास में ही। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको सबसे पहली क्लास में मिल गए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 वैकल्पिक मतलब MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सिट्रस लेंटस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो तरबूज का। ये हम पहले ही आपको लिखा चुके होंगे। ठीक है, होंगे नहीं, लिखा चुके हैं पहली ही क्लास में। ये भी आपको लिखा दिया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, वाराणसी में। आप लोगों को ये भी हमने पढ़ाया था। 7 से अधिक pH मान वाली फसलें जो होती हैं, 7 से अधिक pH मान वाली भूमि क्या कहलाती है, दोमट भूमि, उदासीन भूमि, अम्लीय भूमि या क्षारीय भूमि। तो अधिक वाली हमने आपको बताई क्षारीय भूमि। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 हो गया तो ये उदासीन हो गई, 7 से अधिक अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अल्फांसो किसकी प्रजाति है, आप लोगों को भी पता होगा। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट करिए नीचे। अल्फांसो प्रजाति जो है वो किस फसल की है, मतलब किसकी है, तो आम की है। ठीक है, अभी आम आपको कराया नहीं गया, जब आम आपको कराया जाएगा तब आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, व्हिपटेल किस में जो विकार होता है वो किस में होता है, तो फूल गोभी में होता है। ठीक है, व्हिपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका, जैसे ये चीज़ इंग्लिश में दे रखी है। आगे कॉलर रॉट क्या है, ठीक है, कॉलर रॉट जो है वो क्या है, तो ये हमने आपको भी पीछे पढ़ाया था, वो ही आपको यहाँ से मिल गया। अमरूद किस मौसम की में सर्वाधिक उपज देता है, जब आपको अमरूद कराया जाएगा तब वो यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। केले की सामान्य दूरी कितनी होती है, ये सब आपको बिल्कुल, कोल फसल क्या है, ठीक है, मतलब सब आपको एकदम यहीं से मिल जाएगा। जितना आपको यहाँ पे फसल वगैरह कराई जाती हैं वो सब आपको यहीं से मिल जाएंगी। लीची की व्यावसायिक प्रसारण विधि मतलब प्रोपोगेशन मेथड लीची में कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जब आपको लीची पढ़ाई जाएगी तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे। अब वेरी शॉर्ट आंसर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, सेब के एक प्रमुख रोग का नाम बताइए। आपको अभी हमने पीछे ये बताए हैं, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताई है, जितना आपके पेपर में आता है वो सब कुछ आपको बता दिया गया है। जैसे सेब के एक प्रमुख रोग का नाम बताइए और उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, तो हमने अभी आपको बताया था पीछे सेब का रोग क्या है। ठीक है, लेग्यूमिनस फसलें क्या हैं, ठीक है, ये भी आपको पता हो गया होगा। लेग्यूमिनस अभी हमने आपको मटर बताई थी ना, तो ये फसल कैसी होती हैं तो वो आप लोग जानते होंगे। क्षारीय भूमि सुधार है तो 2 भूमि सुधारकों के नाम लिखिए। क्षारीय भूमि कैसे सुधारी जा सकती है और अम्लीय भूमि कैसे सुधारी जा सकती है, तो वो सब आपको पता होगा। ठीक है, जिप्सम और पाइराइट वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ इसके हो जाएंगे। ठीक है, और सिंचाई की रिंग विधि का चित्र बनाइए, मतलब अभी हमने आपको जितना चित्र बनाने के लिए बताया वो भी इसमें आता है। ठीक है, अब आप लोग देख चुके होंगे। बैंगन के एक हानिकारक कीट का नाम बताइए तथा उसका नियंत्रण लिखिए। ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। अब जैसे नींबू के 2 रोगों के नाम लिखिए, नींबू के अभी हमने बताए थे ना, तथा उनसे होने वाली हानि का वर्णन कीजिए। मतलब कोई रोग होगा तो उससे हानि क्या होगी वो आपको सबको पता होगा, क्या हानि होगी, उसका प्रोडक्शन बहुत कम होगा और भी बहुत सारी हानि होगी, वो आप लोग जानते होंगे। ऐसे ही टमाटर के आर्द्रगलन रोग, मतलब टमाटर आपको जब सर ने पढ़ाया था तो आर्द्रगलन रोग आपको डैम्पिंग ऑफ जो बताया था, ये नर्सरी अवस्था में लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले
होंगे तो डैम्पिंग ऑफ जब आपको बताया गया होगा तो आप लोग उसको और अच्छे से अपने हिसाब से, जैसे वहाँ पे आपको कैडेट के बारे में बताया गया था कि डैम्पिंग ऑफ कब होता है, सीडलिंग स्टेज में इतना बता के छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा और जानने के इच्छुक होंगे तो आप लोग अभी तक डैम्पिंग ऑफ के बारे में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ के लक्षण क्या हैं और इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल भराव के भूमि एवं पेड़ों पर प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मतलब जल भराव अभी हमने आपको बताया था, वही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आगे इसके 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कृंतक क्या है, मतलब प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्या होती है। ये कटाई छटाई से संबंधित है। इसको जब हम बेर कराएंगे, आपको जब आपके सर बेर कराएंगे तो वहाँ पे इसको और ज़्यादा समझा दिया जाएगा। तब तक आप लोग इसको अपने मॉडल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। केवल एक क्वेश्चन आपका ये बचा है, कृंतक क्या है, मतलब ये आपको किस में करते हैं आप लोग, तो बेर में कटाई छटाई जो होती है वो करते हैं आप लोग इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, उत्तर प्रदेश में सब्जी वाली मटर की खेती की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सब्जी वाली खेती की व्याख्या कीजिए, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, 17 ही क्वेश्चन आते हैं आपके। लहसुन एवं टमाटर की तुलनात्मक खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दें, आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टमाटर और लहसुन की तुलनात्मक खेती आ गई, तो सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लहसुन और टमाटर लिख लीजिए। यहाँ पे लहसुन लिख लिया, यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा आपको, इसका पेन चेंज करते हैं। जैसे लहसुन यहाँ पे लिख लिया, लहसुन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, लहसुन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब लहसुन के आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले सबसे पहले यहाँ पे लहसुन हेडिंग डाली, अब इसमें बॉटनिकल नेम इसका लिख दीजिए, फैमिली लिख दीजिए। ठीक है, बॉटनिकल नेम फैमिली, टू एन, ओरिजिन प्लेस, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट, और इसमें प्रवर्धन वगैरह कैसे करते हैं वो सब आप लोग ऊपर ही लिख दीजिए। ठीक है, लहसुन और एक क्या था यहाँ पे, लहसुन और टमाटर। ठीक है, अब एक तरफ या इसके नीचे टमाटर लिखेंगे, टमाटर में ये सारी चीज़ें लिख देंगे आप लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग जैसे यहाँ से आपका ऊपर तो आपने टमाटर और लहसुन के बारे में जनरल थोड़ा लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, उसमें 3 खाने आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टमाटर। ठीक है, जो पहले लिखा है वो पहले लिखेंगे, टमाटर, और यहाँ पे क्या था, लहसुन। ठीक है, टमाटर और लहसुन। ठीक, अब यहाँ पे पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग क्या पूछी गई है आपको पेपर में, पहली हेडिंग क्या पूछी गई है, जैसे कि उन्नतशील प्रजातियाँ, तो यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे, उन्नतशील प्रजातियाँ। ठीक है, उन्नतशील प्रजातियाँ यहाँ पे हेडिंग डाल दी। ठीक है, उन्नतशील प्रजातियाँ सबसे पहले हेडिंग, फिर क्या होगा यहाँ पे, टमाटर की उन्नतशील प्रजातियाँ आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, टमाटर आपको सर ने पढ़ाया था तो आप लोग उसकी जो प्रजातियाँ थी वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टमाटर की प्रजातियाँ पंजाब छुआरा वगैरह आपको सर ने पढ़ाई होंगी, ऐसे ही लहसुन की प्रजातियाँ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप लोग पहली उन्नतशील प्रजातियाँ हेडिंग डालेंगे, दूसरी जो आपको यहाँ पे दे रखा है, दूसरा क्या है, उर्वरक की प्रति हेक्टेयर मात्रा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे उर्वरक की प्रति हेक्टेयर मात्रा। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको पूछी है उपज, तो आप लोग लिखना सीख गए होंगे। ठीक है, लिखना आप लोग सीख गए होंगे, एक तरफ जो पूछा है वो हेडिंग डालेंगे और ऊपर आप लोग टमाटर और लहसुन जो पूछा है वो हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगला पेपर दिखा दें, यहाँ पे ये शायद 2019 का है। ठीक है, 2019 का पेपर है ये, तो इसमें क्या आया था देखो, आम्रपाली किसकी प्रजाति है, आम्रपाली किसकी प्रजाति है, अब ये आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो आम की प्रजाति है। ठीक है, अभी हम आपको आम कराएंगे तब पता चल जाएगा। लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम किसका है, मतलब वैज्ञानिक नाम भी हमेशा आ रहा है, तो लीची का आप लोग वैज्ञानिक नाम याद करेंगे, कोई प्रजातियाँ याद करेंगे। आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये सब हम आपको करा दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है कुछ, ऊपर कुछ नहीं है, इधर है। ठीक है, यहाँ पे होगा ह्यूपटेल मॉलिब्डेनम की कमी से होता है, अभी हमने आपको बताया था फूल गोभी में। सामान्य मृदा का पीएच कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, यही आपको दे रखा है। विटामिन ए युक्त एक फल का नाम लिखिए, विटामिन ए युक्त, विटामिन ए किस किस में पाई जाती है, आपकी मैंगो में भी पाई जाती है, पपीता में भी पाई जाती है, तो वो आप लिख देंगे। बेर के 2 उन्नतशील प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं वो आप लिख देंगे। सिट्रस कैंकर क्या है, अभी आपने आपको सिट्रस कैंकर के बारे में बताया था, इसको बैक्टीरियल कैंकर भी कहते हैं।
तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा और पढ़ लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये किसके होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन सा होता है उसका नाम लिख देंगे तो आपका इतने में 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लीची को जो प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, लीची का प्रवर्धन एयर लेयरिंग द्वारा करते हैं, वो आपको लीची जब पढ़ाएंगे तब हो जाएगा। केले के पौधे की पौधे से और पंक्ति से पंक्ति की मतलब स्पेसिंग इसमें पूछ ली गई है आपसे, तो वो आप लोग करेंगे। बौछारी सिंचाई के 2 लाभ, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का मतलब टमाटर में जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो किससे करते हैं, वो अम्लीय भूमि बनने के 2 कारण लिखिए, वो आपको पता हो गया। कोल फसलें हमने आपको पढ़ाई दिया। सिंचाई की पट्टी विधि हमने आपको बताया कि एक चित्र बनाने के लिए हर एक साल क्वेश्चन आता है, तो वो आप लोग यहाँ से कर लेंगे। टोड़ सिंचाई के लाभ एवं हानियाँ लिखिए, अभी हमने आपको सिंचाई पढ़ाई थी उसी में 4 नंबर का ये पूछ लिया गया है, ठीक है। प्याज के आर्द्रगलन रोग का लक्षण तथा उसके रोकथाम के उपाय बताइए, ठीक है। प्याज में जो आर्द्रगलन रोग लगता है उसके लक्षण तथा उसके रोकथाम के बारे में बताइए, ये आपका इतना हो गया। और जल भराव क्या है, ये 2 बार लगातार पेपर में क्वेश्चन आ गया है। जल भराव क्या है, फसलों पर इसके कुप्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये गुलदाउदी वाला आ गया, हमने 3 केवल आपको बताई थी ना, जो फ्लावर वाली हैं वो 3 हमने आपको केवल बताई थी, तो 3 में से आपका 1 आ गया है, ठीक है। 3 में से ही 1 आ गया है। और आम एवं लीची की तुलनात्मक खेती, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आम के बारे में जनरल लिख देंगे, बॉटनिकल नेम, फैमिली, 2n वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे फिर इसके नीचे लीची के बारे में सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे फिर टेबल बनाएंगे। टेबल कैसी बनाएंगे, तो टेबल में 3 खाने बनाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे आम, ठीक है, आम, और इधर लिख लेंगे लीची, ठीक है, आम और लीची, ठीक। अब सबसे पहले हेडिंग क्या है, प्रमुख प्रजातियाँ, पहले नंबर पे प्रमुख प्रजातियाँ, तो प्रमुख प्रजातियाँ आप लोग लिख देंगे इसकी आम की, यहाँ पे लीची की। दूसरा इसका क्या है, यहाँ पे प्रमुख रोग एवं उसके रोकथाम के उपाय, तो प्रमुख रोग और रोकथाम आप लोग लिख देंगे। फिर प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड लिख देंगे, बस आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही प्याज और मूली के अंतर्गत, ठीक है, प्याज आ गया यहाँ पे और मूली आ गई, ठीक है, जितना हमने आपको बताया था वही आ गया, ठीक है। तो अब आगे क्या है देखते हैं, आगे तो आपका सब कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले अब आप लोग इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो अब आप अपने 50 में 50 नंबर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और इसमें 2-3 बातें और आप लोग ऐड कर लेंगे, जितना हमने आपको पढ़ाया उतना तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आपको जो मॉडल पेपर है, ये राहुल टॉप 10 का, ये देखो, तो इसके जितने भी 1 नंबर के मतलब MCQ और 1 नंबर के और जितने भी क्वेश्चन दिए वो आपको याद होने चाहिए, और 2 नंबर वाले आप लोग पढ़ लेंगे। 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले आपको हमने अभी पढ़ा दिए, ठीक है। 4 नंबर वाले में कुछ के रोग वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो हमने फ्रूट के रोग आपको बता दिए। ऐसे ही आप लोग वेजिटेबल के 1-1, 2-2 जो होंगे रोग वो लिख लेंगे। जैसे आपको टमाटर में यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है, और प्याज में जैसे यहाँ पे रोग पूछ लिया गया है 4 नंबर में, प्याज के अर्धगलन रोग, तो प्याज वाला हमने नहीं लिखाया, तो ऐसे ही आप लोग छांट छांट के लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसी क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहते हैं, तो जुड़े रहा करिए, ठीक है, और लोगों तक भी इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। ये जो आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं हम लोग, तो आप लोग ऐसे ही साथ रहेंगे और लोगों तक शेयर कर देंगे वीडियो, ठीक है, जिससे कि और लोग भी इससे जुड़ सकें। तो आपकी अगली क्लास नेक्स्ट वीक में होगी, ठीक है। इंटर वालों की जो 12th क्लास के हैं लोग, उनकी एक सब्जेक्ट हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो आपका वो क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट होगा वो अगले उसमें सप्ताह में आपका अगले वीक में ख़त्म कर दिया जाएगा एक चैप्टर, मतलब होली से पहले आपके 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग जाकर इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। जितना हमने आपको लिखाया कॉपी में, जितना लिख लिया उसका रिवीजन करेंगे, और कल सुबह उठकर इसको आराम से आप लोग याद करना शुरू कर देंगे। 1 सप्ताह में आप लोग इसको याद करेंगे, उसके बाद हम मंडे या ट्यूसडे को आपकी अगली वीडियो के साथ आ जाएंगे, अगले जो है अगले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और 11th वालों के लिए इस सप्ताह में एक ना एक वीडियो आपको मिल जाएगी, कल मिल सके तो कल या परसों हो जाए तो परसों। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो शेयर करते रहेंगे, ठीक है।
और लोगों को जोड़ेंगे और चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।